ठीक, जैसा हम देख रहे थे कि अगर बाई चांस से आपको गिफ्ट्स वगैरह मिल जाए, गिफ्ट्स वगैरह मिलने का मतलब आपको अब जब आपके बर्थडे हो आपको गिफ्ट्स मिले, तो ये आपके लिए यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं। ये एक तरफ़ा होते हैं, उसके बदले आप कोई भी चीज़ पे नहीं कर रहे हो। ठीक, तो ये होता है हमारी फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफ़र इनकम में। तो पहला डिफरेंस अगर आज से पूछा जाए किसके बीच में, फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट के बीच में, या ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट के बीच में। तो पहला तो डेफिनेशन, फैक्टर इनकम के बदले हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, इनके बदले हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता। दूसरा, ये बायलैटरल ट्रांजेक्शन होते हैं। बायलैटरल मतलब दो तरफा होते हैं, ये वन वे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तरफा होते हैं। जब नेशनल इनकम निकाली जाती है तो फैक्टर इनकम से कंसिडर की जाती है। नेशनल इनकम निकालते समय कभी भी ट्रांसफर पेमेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, इसके चाहे 4 ही एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा आप गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, गिफ्ट्स हो गई, डोनेशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ये आपके किसके एग्जाम्पल माने जाएंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट्स के एग्जाम्पल माने जाएंगे। ठीक, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमारे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है, अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 2 का, आपका लास्ट टॉपिक यही होता है। ठीक, कौन सा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका समअप हो जाता है एक तरीके से। हमने अब तक क्या पढ़ा, हमारे देश में 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। देखो ये समझ में तभी आएगा जब इससे पहले फैक्टर इनकम्स का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। तो अब ये है क्या सर, कैसे समझ में आएगा, क्या सीन है इसमें? इसमें ये सीन है, अभी हमने कुछ पढ़ा, मैंने तुम्हें कुछ समझाया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड। क्या समझाया कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है और एंटरप्रेन्योर देता है। ठीक है, 4 चीज़ें देता है। इन 4 चीज़ों को हम फैक्टर सर्विसेज के लाभ कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कौन नॉर्मल सी बात है, ये तो हमें पता है, पता है नहीं पता है। अब हमें ये भी पता है कि जब ये जाएंगे प्रोड्यूसर के पास, ठीक है, जब ये प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो प्रोड्यूसर इनके बदले, तुमने अभी पढ़ा नहीं पढ़ा, प्रोड्यूसर इनके बदले हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगा। फैक्टर पेमेंट का मतलब लैंड के बदले रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब ये क्या, फैक्टर सर्विसेज वगैरह खुद सोचो, फ्री में प्रोवाइड कर दी प्रोड्यूसर ने, पागल है जे, ने फ्री में थोड़ी नहीं करी होंगी। प्रोड्यूसर ने क्या करा होगा, इनसे कुछ गुड्स प्रोड्यूस कराए होंगे, नहीं कराए होंगे। अब हाउस होल्ड के पास आ गया पैसा। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम क्या करोगे, मार्केट में जाके यही गुड्स और सर्विसेज क्या करोगे, परचेज करोगे, खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, ये जो गुड्स हाउस होल्ड ने बनाए थे, ये गुड्स हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर से परचेज कर लिए, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया आपका तीसरा काम। अब फ्री में मिल जाएंगे, तुम सामान लेके आओगे, उसके पहले कुछ देना पड़ेगा ना, क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, वो इन्हें अभी मिले थे। तो हाउस होल्ड अब प्रोड्यूसर को इन गुड्स और सर्विसेज के बदले पैसे देगा। तो ये जो पैसे दिए जाएंगे, ये खर्चा है हमारे लिए, हाउस होल्ड के लिए। इस खर्चे को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया नंबर 4। अब अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूं, कहूं एक चीज़, मुझे इतना बता दो, ऐसे कौन से 2 ट्रांजैक्शन हैं इसके अंदर
जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। मैंने नंबरिंग कर रखी है, खुद सोचो कौन से 2 ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। चलो ठीक, सही सोचा है। अगर आपने 2 और 4 सोचा है तो बस बहुत बढ़िया, सही सोचा है। और कुछ और सोचा है तो गलत सोचा है। अगर दे बात करो क्यों, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को यहाँ क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को उसके गुड्स वगैरह के बदले पैसे दे रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो अगर मैं बात करूँ 2 और 4, इन 2 ट्रांजेक्शन में पैसे इन्वॉल्व हैं, तो इन 2 ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं मनी फ्लो। ठीक, इन 2 ट्रांजेक्शन क्या कहा जाता है, मनी फ्लो कहा जाता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है, मतलब जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, या कह लो गुड्स चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो लैंड रिसोर्सेज है, लेबर लोग हैं, कैपिटल पैसा है, एंटरप्रेन्योर लोग हैं, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम अगर बात करें तो पहला और तीसरा ये ऐसे 2 ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके अंदर हमारे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लोग इन्वॉल्व हैं या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है उन्हें कहा जाता है रियल फ्लो। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं हम, रियल फ्लो कहते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार दिखा देता हूँ मैं लिखा हुआ कि किस तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन। पहले तो डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बाद इसमें यही लिखोगे, इट रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग, इन्वॉल्विंग को इंक्लूडिंग भी कर सकते हो, डिफरेंट सेक्टर हाउस होल्ड और फर्म्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब ये क्या है, एक अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ होता है प्रोडक्शन का, इनकम जनरेशन का, एक्सपेंडिचर का। मतलब जो अगर मैं बात करूँ, आप पीछे पढ़ के आए थे फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, उसमें क्या था, सबसे पहला फेज प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। दूसरा क्या था, इनकम जनरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। तीसरा क्या था, इन्वेस्टमेंट थी। ये इन्होंने पैसा प्रोड्यूसर को दिया, प्रोड्यूसर क्या करेगा इस पैसे का, और रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करेगा, ठीक, और उसे दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये 3 फेज होते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 2 सेक्टर हमारे इसके अंदर कंसीडर हम लोग करते हैं हाउस होल्ड फर्म इकोनॉमी के। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर में होता है हमारा। वैसे तो होता ही, आप हायर लेवल पे जाओगे आपको 3 और 4 सेक्टर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपके में भी 2 सेक्टर में है, तो 2 सेक्टर पे ही ध्यान दो। 2 सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड पहला हो गया। हाउस होल्ड क्या करते हैं, ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं फर्म को। तो वही आपको दिखाया था। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे भी यही दे रखा है, सबसे पहले नंबर में मैंने यही लिख रखा है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नंबर 1। दूसरा, फिर फर्म्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। फर्म्स जो हैं फैक्टर पेमेंट्स देती हैं हाउस होल्ड को, ठीक, एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड। और इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड जो है अपना सारा पैसा इन गुड्स को परचेज करने के लिए खर्च कर देते हैं। गुड्स खरीदते हैं, उनके बदले पैसे दे देते हैं। तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंसिडर किया जाता है। द फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट गोज फ्रॉम, अगर कंक्लूजन की बात करो इसमें सबसे पहले अगर देखो तो जो इनकम का फ्लो है वो फर्म से सबसे पहले हाउस होल्ड में आया दूसरे नंबर, उसके बाद फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में, एंड देन कम्स बैक फ्रॉम फर्म हाउस होल्ड टू फर्म, और उसके बाद हाउस होल्ड से दोबारा फर्म्स के पास आ गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। दिस क्रिएट अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना देगा 2 सेक्टर इकोनॉमी में। और अगर बात करें ये कभी रुकता क्यों नहीं है, अनएंडिंग क्यों है, क्योंकि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को पुश करती है। जैसे ही अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बदले प्रोड्यूसर को उन्हें फैक्टर पेमेंट्स देने पड़ेंगे। जब हाउस होल्ड के पास पैसे आएंगे तो वो उन्हें खर्च करने की सोचेगा, वो सारा पैसा खर्च कर देगा,
ठीक, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। इसके अलावा इसमें अजम्पशंस भी थोड़ी सी पढ़नी होती हैं। बाकी 2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे से, वो मैं भी करा दूंगा इससे रिलेटेड। आपको इसमें अजम्पशन भी देखनी होती है। अजम्पशन पहला हम ये मान के चलते हैं, कुछ बातें अज्यूम करके चलते हैं कि 2 सेक्टर ही हैं हमारे इकोनॉमी में। हमारे देश में कोई सेविंग्स नहीं है, मतलब हाउस होल्ड सारा पैसा खर्च कर देते हैं। इकोनॉमी हमारी क्लोज्ड है, नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट, विदेश में कोई देश नहीं, खाली हिंदुस्तान एक अकेला देश है। हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई सरकार नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक, अब कहो सर अब क्या रह गया इसमें चलाने को? अब इसमें 2 ही चीज़ें रह जाती हैं बस, स्टॉक और फ्लो और आपका इंजेक्शन और लीकेज। अब ये क्या है? देखो वैसे तो ये 2 ही सेक्टर का होता है, लेकिन क्या हो जाता है जब आप हायर लेवल पे जाते हो तो यहाँ पे 2 सेक्टर और बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 2 सेक्टर कौन से बढ़ जाएंगे? एक यहाँ पे आपका गवर्नमेंट आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। अब गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सर क्या होगा? गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से कहेगी प्रोड्यूसर तुमने गुड्स प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस कहेगा हाँ प्रोड्यूस करे। कहेगी तुमने पैसे कमाए, कहेगी हाँ पैसे कमाए। तो गवर्नमेंट कहेगी लाओ प्रोड्यूसर से 2 टैक्स, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से टैक्स ले लेगी। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर? इससे ये फ़र्क पड़ेगा, जैसे मान के चलो फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर को मिली, प्रोड्यूसर ने इनकम के तौर पे 100 रुपये दिए हाउस होल्ड को। अब हमने क्या पढ़ा, हाउस होल्ड सारा पैसा खर्च कर देगा। तो हाउस होल्ड जब 100 रुपये खर्च कर देगा तो प्रोड्यूसर की इनकम 100 रुपये। अब प्रोड्यूसर से ये मान लो टैक्स ले जाए गवर्नमेंट 20 रुपये, तो अब अगली बार प्रोड्यूसर के पास देने को कितने रुपए? फैक्टर सर्विसेज के बदले 80 रुपये। ठीक, उसे अपने पास से लेके आने पड़ेंगे क्या? 20 रुपये लाने पड़ेंगे, नहीं लाने पड़ेंगे? उसे अपने पास से 20 रुपये लाने पड़ेंगे। तो ये 20 रुपये जो ये अपने पास से लेके आया, ये होती है इन्वेस्टमेंट। जिसने इन्वेस्टमेंट करी ना, 20 रुपये और लगाए बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट करी। ठीक, अब 100 रुपये फिर मिले हाउस होल्ड को। ठीक है, अब इसके अलावा सर हाउस होल्ड को और क्या, हाउस होल्ड क्या कर सकता है? ज़रूरी है कि हाउस होल्ड पूरे 100 रुपये इसी के सामान के ऊपर खरीदे। हो सकता है हाउस होल्ड को इस बार जब 80-20 मिला के 100 रुपये मिले तो हाउस होल्ड ने कहा मैं तो खाली 60 खर्च करूँगा। 40 रुपये का हाउस होल्ड ने कहा हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो अब प्रोड्यूसर के पास कितने पहुँचे इस बार? 60 रुपये पहुँचे नहीं पहुँचे। तो अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार प्रोड्यूसर से कहेगी 60 के ऊपर टैक्स लाओ। ठीक, कभी कभी सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो, मुझे मतलब 2 ट्रांजेक्शन से इनसे समझ में, बाकी तो आसानी समझ में आ जाएगा सबका इफेक्ट। बस खाली इनसे ये समझो, अगर सरकार टैक्स ले रही है प्रोड्यूसर से तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पहले 100 रुपये हुआ करते थे, उसके बाद 80 रुपये रह गए। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसे बाहर चले गए, बाहर गए नहीं गए, तो बाहर जाने को कहते हैं लीकेज। ठीक, अब अगर सोचो इम्पोर्ट्स हुए तो इम्पोर्ट के बदले हमने पैसा दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो ये हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से फिर से चला गया, तो इसे कहते हैं लीकेज। अब प्रोड्यूसर जरूरी है सारा सामान इन्हीं को बेचे? प्रोड्यूसर हो सकता है कि ना मैं तो एक्सपोर्ट करूँगा। प्रोड्यूसर ने एक्सपोर्ट करा और प्रोड्यूसर को मिले 80 रुपये। अब प्रोड्यूसर को 80 रुपये मिले तो प्रोड्यूसर के पास कितने रुपए हो गए? अगर हम बात करें 140 रुपये हो गए, हो गए नहीं हो गए? ठीक, प्रोड्यूसर दोबारा इन्वेस्ट करेगा इसके ऊपर। अब प्रोड्यूसर के पास जब ये 140 रुपये हो गए, अगर हम इनकी बात करें 140 रुपये की, तो नॉर्मली बेसिकली सोचो तो ये 80 रुपये एक्सपोर्ट से आए, इन हमारे इकनॉमी के अंदर पैसा आया। ऐसे ये 20 रुपये आए थे नहीं आए थे, सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा आया, तो इनको कहते हैं हम इंजेक्शंस। मतलब कभी भी अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा बाहर निकाल लिया जाएगा तो वो कहलाएगा लीकेज। लेकिन अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में डाला जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? इंजेक्शंस कहते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत सर इंजेक्शन और लीकेज में? तो ध्यान रखना है,
इंजेक्शन और लीकेज। अब इंजेक्शंस कितने तरीके के होते हैं तो ये भी हम बात कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट करेंगे आप तो सर्कुलर फ्लो में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आएगा, और अगर सरकार सब्सिडी देगी तो पैसा आएगा। अब सर लीकेज किस तरीके के हो सकते हैं? तो लीकेज इंपोर्ट जब आप करेंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, सरकार जब आपसे टैक्स लेगी तो आपके पास से पैसा जाएगा। इसके अलावा हाउस होल्ड सेविंग्स भी तो कर सकते हैं। कौन सर? पांचवा सेक्टर थोड़ी नहीं हुआ हाउस। अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक जो है वो प्रोड्यूसर में भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और बैंक जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी आ सकता है। ठीक, तो ये हमारा कोई सेक्टर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हो गया। तो ये इंजेक्शन और लीकेज का कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके बाद आपका, अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है? अगला इस चैप्टर के अंदर जो हमें लास्ट पढ़ना होता है वो आपका पढ़ना होता है स्टॉक और फ्लो। एक मेन टॉपिक्स ही कवर करते हैं। स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस आ जाता है, या स्टॉक और फ्लो के आइटम्स को चूज़ करने को आपसे कहा जाता है कि बता दो कौन से हैं। तो डिफरेंस आता है 3 से 4 नंबर में। तो ये लिखेंगे आप स्टॉक फ्लो का मीनिंग। पहला, स्टॉक फ्लो के अंदर वो क्वांटिटी आती हैं जिनको नापते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी चीज़ को अगर एक पीरियड के लिए नापा जा रहा है, एक जो है ड्यूरेशन के लिए नापा जा रहा है तो वो फ्लो कहलाता है। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब अभी नापा जा रहा है, ठीक, या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जा रहा है तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है। फ्लो के अंदर टाइम डायमेंशन होता है और स्टॉक के अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, अच्छे से समझने के लिए आप फ्लो को ऐसे समझ सकते हो, आप वीडियो बनाते हो, उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसमें एक टाइम डायमेंशन होता है। लेकिन फ़ोटो में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, वो उस समय का ही तुरंत का तुरंत खिंचा हुआ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। वीडियो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए होती है। ऐसे ही आप अगर लगाओ, इनकम पूरे साल के लिए नापी जाती है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए ठीक है आप पूरे साल के लिए अगर प्रॉफिट लॉस पूरे साल के लिए नापा जाता है तो फ्लो है। स्टॉक में स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक, ये पूरे हमारे मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को, क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च को। तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर और बिगनिंग ऑफ द ईयर नापी जाती है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापी जाती है। अब फ्लो, नेशनल इनकम जो है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। नेशनल इनकम स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? नेशनल इनकम ये थोड़ी निकलना है कि इस समय हमारी नेशनल इनकम मिलती है। नेशनल इनकम निकाली जाती है एक ड्यूरिंग द ईयर के लिए, मतलब पूरे साल के लिए। तो इसमें यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लिखे हैं, ऐसे स्टॉक के लिखे हैं, बाकी आपकी बुक में भी दे रखे हैं। एक बार आप उन्हें बुक से जरूर पढ़ें। एक नंबर की पक्का उम्मीद है, पक्का 101% पहचानने को स्टॉक और फ्लो आएगा ही आएगा। एक नंबर में MCQ में तो आएगा ही आएगा, चाहे भले ही पूरा क्वेश्चन इसका आए या ना आए। ठीक, तो स्टॉक और फ्लो हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और इसमें है, उसे भी कंसिडर कर लेते हैं 2 मिनट में। इसे ख़त्म करने से पहले डेप्रीसिएशन। ठीक, डेप्रीसिएशन क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन तो पहले से ही पता है, 11th क्लास से पढ़ लो। लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में अगर किसी भी प्रकार की कमी आती है तो वो हमारा डेप्रीसिएशन कहलाता है। अब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी क्यों आएगी? नॉर्मल वियर एंड टियर, स्क्रैचेस, ठीक, एक्सीडेंटल डैमेज, टूट फूट जाए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, ये क्या है? मतलब न्यू इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कोई नया इन्वेंशन आ जाए इसकी वजह से पुराने इन्वेंशन की कीमत कम हो जाए, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसकी वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो वो हमारी किस में आती है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में आती है। ठीक, डेप्रीसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी कंसिडर किया जाता है, जाना जाता है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स जितने भी आपको मिलेंगे उसमें ये इस नाम से ही आपको देखने को मिलेगा। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का यहाँ मतलब लिखा हुआ है। ठीक, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस मतलब जो आपको एक्सपेक्टेड है, दिख रहा है कि ऐसा होगा, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये होता ही 2 वजह से है। मतलब इसमें जो वैल्यू होती है फिक्स्ड की वो 2 ही वजह से कम होगी, या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से या चेंज इन डिमांड की वजह से। मुझे पता है, जैसे आज फॉर एग्जांपल 5G चल रहा है,
मुझे पता है कुछ समय के बाद 6G आएगा, जिस दिन 6G आया उस दिन 5G की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, कीमत भी प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी 5G वाले। ऐसी चेंज इन डिमांड, जो प्रोडक्ट इस समय डिमांड में है ज़रूरी नहीं है भविष्य में वो डिमांड्स में हो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, जैसे कि अभी कोल्ड ड्रिंक आ रही है, वो सॉरी गर्मियाँ आ रही हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स की, जूसेस की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, आइसक्रीम्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इस समय उनकी डिमांड नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेड है। इट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय प्रोड्यूसर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट की एक्सपीरियंस या नॉलेज की बेसिस पे हमें पता है कि भाई ऐसा होता ही होता है, तो ये हमारा इसलिए डेप्रिसिएशन के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस डेप्रिसिएशन का पार्ट माना जाएगा। ठीक, डेप्रिसिएशन में खाली इसी को इंक्लूड करते हैं। इसको निपटने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नाम का एक अकाउंट बनाते थे। अकाउंट्स में आपको याद हो जब 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था, नहीं याद हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहुंच चलना, एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट। ठीक, तो उसमें यही होता है। मीनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ये क्या है, मतलब जब कभी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए नेचुरल क्लेमिटी से, या फिर फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू रिसेशन, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से जो हमें लग ही नहीं रहा है कि हो सकता है। ठीक, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस, ये कैपिटल लॉस होता है। इसका खाली मैनेज करने का एक तरीका है इंश्योरेंस, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो ठीक, तो इस वीडियो में आपका अगर हम बात करें तो जो चैप्टर नंबर 2 है वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियोस में जो आपकी आएगी उसमें हम नेशनल इनकम को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे, और मेन जो क्वेश्चन उसमें एक आता है आपका डिफरेंशिएशन का, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का, मतलब ट्रांजेक्शन्स दे रखे होंगे, उसे कवर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मेथड्स को कवर कर लिया जाएगा। थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल्स होंगे पास्ट ईयर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट से, वो आपको करा दिए जाएंगे। ठीक, मतलब 2 वीडियोज़ में अगर हद से हद आपका नेशनल इनकम और ख़त्म हो जाएगा। ठीक।